कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची को दिखाते हुए होती है जो एक चिट्ठी पर कुछ लिख रही थी, जिसमें वो लिखती है कि अब वो कभी नहीं बदलेगी और ना ही कभी बड़ी होगी। इतना लिखने के बाद वो अपने घर से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और सूरज निकलने का इंतजार करती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखती है तो उसकी आंखें हमें पीली दिखाई देती है। असल में वो बच्ची एक वैम्पायर थी। अब जैसे ही सूरज निकलता है और सूरज की रोशनी उस बच्ची पर पड़ती है तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है, जिससे वो मर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दिन के समय पूरी दुनिया में कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है और पूरी दुनिया एक खाली जगह बन जाती है। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 10 साल पहले एक इन्फेक्टेड चमगादड़ की वजह से पूरी दुनिया में प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी फैल गई थी, जिससे ज्यादातर इंसान वैम्पायर्स बन चुके थे, जो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का शिकार करके उनका खून पीते थे, जिस वजह से पूरी दुनिया में इंसानों की पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम होने लगी और धरती पर सिर्फ 5% ही इंसान रह गए और बाकी सब वैम्पायर बन गए। अब क्योंकि वैम्पायर्स इंसानों का खून पीकर ही जिंदा रहते थे, इसलिए इंसानों की पॉपुलेशन कम होने से वैम्पायर्स की भूख मिटाने के लिए इंसानी खून की कमी होने लगी थी। इसलिए वैम्पायर रिसर्चर्स वैम्पायर्स की पॉपुलेशन का पेट भरने के लिए इंसानी खून के जैसे ही खून बनाने में लगे हुए थे। वहीं कुछ अच्छे वैम्पायर्स भी थे जो इंसानों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वैम्पायर्स द्वारा इंसानों को पकड़कर लैब में अपनी खून की जरूरत पूरी करने के लिए पाला और मारा जा रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम रात का समय देखते हैं, जहाँ सड़कों पर फिर से लोग दिखने लगे थे। ये सभी वैम्पायर्स थे जो रात को ही बाहर निकलते थे। ये सारे वैम्पायर्स इंसानों की तरह ही जीते थे और रात होते ही अपने अपने काम पर चले जाते थे। यहाँ पर हम एक बूढ़े वैम्पायर को देखते हैं जो रास्ते से गुजर रहे कुछ वैम्पायर लोगों से ब्लड लेने के लिए उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो वैम्पायर्स उस बूढ़े वैम्पायर से डर रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस आकर उसे बिजली के झटके देकर कंट्रोल करती है। वहीं हम डॉक्टर एडवर्ड डाल्टन को अपनी कार से अपने काम पर जाते हुए देखते हैं। डॉक्टर एडवर्ड ब्रोमली मार्क्स नाम के एक वैम्पायर की कंपनी में काम करता था। ब्रोमली की ये कंपनी दवा बनाने के साथ साथ वैम्पायर्स को ब्लड सप्लाई भी करती थी। एडवर्ड वहाँ सभी रिसर्चर्स का चीफ था। अब बिल्डिंग की सिक्योरिटी से गुजरने के बाद एडवर्ड एक रूम में जाता है जहाँ इंसानों को पकड़कर मशीनों में जकड़ दिया जाता है और उनका खून निकालकर इस कंपनी के रिसर्चर उस खून पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। असल में वो इंसानों के खून जैसा ही नकली खून बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो उस नकली खून से वैम्पायर्स की भूख मिटा सकें, जिनमें उन रिसर्चर्स के साथ एडवर्ड भी शामिल था। असल में एडवर्ड भी एक वैम्पायर था, लेकिन उसे इंसानों को ऐसे मशीनों में कैद रखना बिल्कुल भी सही नहीं लगता था और वो अपने इस काम से बहुत दुखी था। इसलिए वो वैम्पायर होने के बावजूद भी इंसानों का खून नहीं पीता था और सिर्फ जानवरों का ही खून पीता था, वो भी कभी कभार। अब यहाँ से एडवर्ड अपनी लैब में जाकर ह्यूमन ब्लड के जैसा ही ब्लड बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये टेस्ट फेल हो जाता है। इसके बाद वो इस कंपनी की मीटिंग में जाता है, जिसमें उसका बॉस यानी इस कंपनी का मालिक चार्ल्स ब्रोमली, उसी की लैब में काम करने वाला उसका साथी क्रिस्टोफर, सिटी कमिश्नर और एक आर्मी ऑफिसर शामिल होते हैं। अब इस मीटिंग में उन्हें पता चलता है कि जिन वैम्पायर्स को खून नहीं मिल रहा वो एक खतरनाक क्रीचर में बदल रहे हैं, जिनको वो सबसाइडर कहते थे। इंसानी खून न मिलने की वजह से उनके कान लंबे और सर आगे से सिकुड़ गया था और इतना ही नहीं, उनमें सोचने की शक्ति भी कम हो रही थी। ये सबसाइडर्स खून के लिए वैम्पायर्स पर भी अटैक करने लगे थे। इसीलिए फिल्म की शुरुआत में वो बूढ़ा वैम्पायर खून न मिलने से इतना आक्रामक बन चुका था, क्योंकि वो सबसाइडर में बदल रहा था। अब क्योंकि धरती पर ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 5% ही बची थी, इसीलिए कंपनी का मालिक उनको कहता है कि हमें जल्द से जल्द इंसानी खून जैसा खून बनाना होगा, नहीं तो खून की कमी की वजह से बाकी वैम्पायर्स भी सबसाइडर बन जाएंगे। मीटिंग के बाद ब्रोमली एडवर्ड को कुछ पर्सनल बात करने के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है। वहाँ सर्व की गई कॉफी को ब्लड के साथ मिक्स देखकर एडवर्ड कॉफी पीने से मना कर देता है। इसके बाद ब्रोमली उसे बताता है कि उसे कैंसर हुआ था, लेकिन वैम्पायर बन जाने के कारण वो ठीक हो गया। वो कहता है कि उसकी बेटी वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो घर से भाग गई थी। ब्रोमली एडवर्ड को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इंसानों को बचाना चाहते हो, इसलिए तुम्हें जल्द ही ह्यूमन ब्लड जैसा ब्लड बनाना होगा। इसके बाद एडवर्ड अपनी लैब में चला जाता है और अपने साथी क्रिस्टोफर के साथ ये सारी बातें डिस्कस करता है। क्रिस्टोफर उसे हिचकिचाते हुए बताता है कि एक बंदर पर टेस्ट कर रहा हूँ और इस टेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुछ और टेस्ट करने होंगे, जिससे शायद हम ब्लड बना सकें। कुछ समय बाद रिसर्चर एक कैदी पर टेस्ट शुरू करते हैं। वहीं ब्रोमली और कुछ ऑफिसर्स विंडो से इस टेस्ट को होता देख रहे थे। एडवर्ड उस इंसान के बॉडी में ब्लड का सब्स्टिट्यूट डालता है, जिससे पहले वो इंसान थोड़ा अच्छा महसूस करता है, लेकिन बाद में जब पूरा सब्स्टिट्यूट बॉडी में चला जाता है तो वो उल्टी करने लगता है और उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और शरीर में छाले पड़ने लगते हैं। रिसर्चर उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और एपिमोन नाम की दवा इंजेक्शन के जरिए उसकी बॉडी में डालते हैं, जिससे उसका हिलना बंद हो जाता है और बॉडी पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इसके तुरंत बाद उसकी पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। उस रात एडवर्ड लैब से घर चला जाता है और रास्ते में अपनी कार में न्यूज देख रहा होता है, जिसमें ब्लड की रैशनिंग से होने वाले दंगों के बारे में बताया जाता है, यानी वैम्पायर लोग
लोग ब्लड कम दिए जाने की वजह से दंगा करने लगे थे। इसी बीच एडवर्ड के कान खुजलाने लगते हैं और वो आईने में अपने कानों को देखने लगता है जो लंबे और पॉइंटेड होने लगे थे। इस बीच ध्यान बंटने की वजह से वो सामने आने वाली कार को नहीं देख पाता है, जिससे लास्ट मोमेंट में उसे कार घुमाकर रोकना पड़ता है, लेकिन वो दूसरी कार सड़क के किनारे लगे घेरे में टकरा जाती है। एडवर्ड हेल्प करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसके हाथ में एक तीर लगती है। तभी दूसरी कार से कुछ लोग बाहर आते हैं जो इंसान थे और उनकी लीडर ऑड्री बेनेट थी, जिसके पास एक क्रॉसबो नाम का हथियार था जो उसे वेम्पायर से प्रोटेक्ट करता था। उसी ने एडवर्ड पर तीर चलाया था, लेकिन अचानक वहाँ पुलिस कार की आवाज आती है। एडवर्ड उन इंसानों से कहता है कि वो लोग उससे ना डरें, क्योंकि वो बस उनकी मदद करना चाहता था। फिर वो उन लोगों को अपनी कार में बैठने को कहता है। थोड़े हिचकिचाहट के बाद वो लोग मान जाते हैं। एडवर्ड अपने कार का डे प्रोटेक्शन सिस्टम ऑन कर देता है, जिससे सारी विंडोज ब्लैक हो जाती है, और जैसे ही पुलिस आती है वो अपने हाथ में लगा हुआ एरो निकाल लेता है। जब पुलिस वाला उससे इंसानों के बारे में पूछता है तो वो इंसानों की गलत डायरेक्शन बताकर कहता है कि वो लोग भाग गए हैं। कार में ऑड्री को एडवर्ड का आईडी बैज मिलता है, जिससे उसे एडवर्ड का पेशा और उसका डेट ऑफ बर्थ पता चलता है। जब पुलिस चली जाती है तो वो लोग कार से निकलते हैं और ऑड्री एडवर्ड को बर्थडे विश करती है। फिर वो सब चले जाते हैं। कुछ समय बाद एडवर्ड घर पहुंचता है और तभी सारे वेम्पायर्स के लिए एक अनाउंसमेंट होती है जो सनराइज के लिए वार्निंग देती है। एडवर्ड घर पहुंचकर डिनर करता है और फिर अपने प्लांट्स की देखभाल करने लगता है। अचानक उसके घर में उसका भाई फ्रैंकी डेल्टन आता है, जो आर्मी में होने की वजह से महीनों से उससे नहीं मिला था। फ्रैंकी एडवर्ड से बर्थडे पार्टी देने के लिए कहता है। इस पर एडवर्ड कहता है कि वो अब 35 साल का हो गया है। फिर फ्रैंकी कहता है कि उन्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए और उसके लिए वो 100% प्योर इंसान के ब्लड की महंगी बोतल लेकर आया था। वो 2 ग्लास में ब्लड डालता है और अपने भाई को पिग का ब्लड पीने की बात पर चिढ़ाता है, लेकिन एडवर्ड ब्लड पीने से मना कर देता है और इस बात पर फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है। फ्रैंकी कहता है कि एडवर्ड इंसान के ब्लड को हाथ नहीं लगाता है, लेकिन अभी भी उसी कंपनी के लिए काम करता है जो अपने फायदे के लिए इंसानों को पालते और मारते हैं। इस पर एडवर्ड कहता है कि ब्लड का सब्स्टिट्यूट तलाशने के लिए उसे ये बुरा काम करना जरूरी है, लेकिन वो फ्रैंकी से भी नाराजगी जाहिर करता है क्योंकि वो आर्मी के लिए इंसानों का शिकार करता है। फिर अचानक एडवर्ड ब्लड की बोतल को उठाकर सारा ब्लड ड्रेन में डालने लगता है कि तभी फ्रैंकी बोतल उसके हाथ से लेकर दीवार में मार देता है। इसके बाद फ्रैंकी जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सबसाइडर उसके रास्ते में आ जाता है और वो नहीं जा पाता। वो क्रीचर किचन में जाता है और दीवार के ऊपर जो ब्लड था उसे चाटने लगता है और उसके बाद टेबल के ऊपर रखे ग्लास को भी चाटता है। इसी बीच फ्रैंकी एक चाकू उठा लेता है, जिससे सबसाइडर चौंक जाता है और फ्रैंकी को दीवार की तरफ धक्का देता है। फ्रैंकी ग्लास के टेबल पर गिर जाता है, जिससे टेबल का कांच टूटकर बिखर जाता है और कुछ सेकंड के लिए फ्रैंकी बेहोश हो जाता है। फिर सबसाइडर एडवर्ड की तरफ बढ़ता है। एडवर्ड एक स्टूल को उठाकर उसे रोकने की कोशिश करता है और साथ ही अपने भाई को होश में लाने के लिए उसका नाम लेकर पुकारता है। फ्रैंकी होश में आ जाता है और फिर चाकू को पकड़ता है। दोनों भाई सबसाइडर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जंप करके सीलिंग में लटक जाता है। इससे फ्रैंकी को चांस मिल जाता है और वो उसका सिर काट देता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस मामले के बारे में जानने के लिए वहाँ पहुँचती है और कहती है कि अब सबसाइडर शहर में फैल चुके हैं। एक ऑफिसर को उस क्रीचर की एक रिंग मिलती है, जिससे एडवर्ड को पता चलता है कि वो एक लोकल माली था और उसे उसकी बॉडी में खुद के लगाए हुए जख्म भी मिलते हैं जो खुद को खाने से हुए थे। अगले दिन सिक्योरिटी अलार्म बजने से एडवर्ड की नींद खुल जाती है और जब वो चेक करने के लिए लाइट ऑन करता है तो ऑड्री उसकी तरफ क्रॉसबो एम करके खड़ी दिखाई देती है। ऑड्री कहती है कि उसे ऐसे वेम्पायर की तलाश है जिस पर वो लोग भरोसा कर सकते हैं और इसके लिए उसे एडवर्ड बिल्कुल सही लगता है। वो उसे एक पेपर शीट देती है जिसमें एक मैप बना होता है। एडवर्ड मैप को देख ही रहा होता है कि अचानक एक आवाज आती है और एडवर्ड उस आवाज की तरफ मुड़कर देखता है और इस बीच ऑड्री चुपचाप चली जाती है। एडवर्ड जब उस आवाज को चेक करने जाता है तो पता चलता है कि आवाज फ्रैंकी की है। फ्रैंकी उससे ऑड्री के बारे में पूछता है। एडवर्ड उसे कुछ नहीं कहकर टाल देता है। उस रात न्यूज में पता चलता है